हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रूस की क्रांति पे, ठीक है। और ये कौन सा बुक है? ये ओल्ड एनसीईआरटी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं और अपने एग्ज़ाम को हम लोग सारे कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो रूस क्रांति है वो कब हुआ था? 1917 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेता कौन था? नेता था लेनिन, ठीक है। क्या नाम था उसका? लेनिन, ठीक है। ये कौन पार्टी का था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। चलिए इस बात करते हैं। बोल रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते यूरोप के अनेक देशों में समाजवाद की विचारधारा का आधारित राजनीतिक आंदोलन का उदय हो चुका था। अब हमारे पास आता है कि समाजवाद मतलब होता है क्या है, यानी एक ऐसा विचारधारा जहां सारा जो संपत्ति होगा वो राज्य सरकार के अधीन होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं समाजवाद। मगर प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के कारण यूरोप के अधिकांश देशों में समाजवादी आंदोलन का एक धक्का लगा। फिर भी इस काल में रूस क्रांति अंदर ही अंदर पक रही थी। 1917 में रूस के एक क्रांति हुई जिसने कई दशकों तक विश्व इतिहास में दिशा को प्रभावित किया। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 18 के बीच हुआ था, ठीक है। इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ? अनेक देशों को नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुका था, लाखों सैनिक मारे जा रहे थे। फिर भी 1917 में रूस में एक क्रांति हुआ और एक क्रांति विश्व स्तर की एक क्या था? दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरा क्रांति से पहले की परिस्थिति, ठीक है, क्या सिचुएशन था? लगभग पूरे यूरोप में 19वीं सदी के महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। इनमें से अधिकांश देश फ्रांस की तरह गणराज्य थे या इंग्लैंड की तरह संवैधानिक राजतंत्र थे। अब दो वर्ड हमारे पास आता है, एक गणराज्य होता है, ठीक है, और एक होता है संवैधानिक राजतंत्र। गणराज्य मतलब होता है एक ऐसा स्थिति जहाँ क्या होता है, जहाँ मतलब जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। और संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या होगा? राजा तो रहेगा लेकिन राजा का जो शक्ति होगा सरकार की अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधीन रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है पुराने सामंती अभिजातों के शासन की जगह पर नए मध्यम वर्गों के शासन को डोर संभाल ली थी, परंतु रूस जार के शासन में अभी भी अपनी पुरानी दुनिया में जी रहे थे। याद कीजिएगा, जार कौन था? रूस के 1914 से पहले वहाँ का राजतंत्र का नाम है, उसका नाम है जार निकोलस II। रूसी सम्राटों को जार कहा जाता है। 1861 में कृषि दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, ठीक है, याद कीजिएगा। 1861 में क्या हुआ? कृषि दास प्रथा का उन्मूलन हो चुका था, मगर इससे किसानों की दशा नहीं सुधरी। उनकी ज्योति अभी भी बहुत छोटी छोटी थी, उनका विकसित करने की पूंजी किसानों के पास नहीं थी। बोला उन्हें छोटी छोटी जोते पाने के लिए भी अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में बड़ी बड़ी रकमें देनी पड़ती थी। किसानों की जमीन की भूख रूसी समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य था। देखिए बताते हैं आपको, लगभग जो रूस था तो 90% जो अर्थव्यवस्था किस पे था? कृषि पे आधारित था, ठीक है। लेकिन ज़मीन किसानों के पास नहीं था, ज़मीन वहाँ के ज़मींदार के पास था, अभिजात वर्ग के पास था। अगर जो किसान को खेती करना पड़ता था तो एक निश्चित टैक्स पे करना पड़ता, जिससे किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय था। अब आगे देखिए। अब बोल रहे हैं कि रूस में औद्योगिकरण आरंभ बहुत देर से हुई, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। फिर भी इसकी गति अच्छी खासी तेजी रही, मगर निवेश के लिए आधी से अधिक पूंजी विदेशों से आई। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी आसानी से मुनाफा बटोरने में थी। मजदूरों की दशा सुधारने की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अपर्याप्त पूंजी होने के कारण रूसी पूंजीपति मजदूरों की मजदूरियाँ घटाकर विदेशी निवेशकों से मुकाबला करने का प्रयास करते थे। कारखाने चाहे विदेशियों को हो या रूसियों के काम की परिस्थिति भयानक थी। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और न ही मामूली सुधार भी लागू करने के साधन उनके पास थे। मतलब जैसे कि शुरुआत मतलब जो रूस था वहाँ क्या था? औद्योगिकरण बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यानी उद्योग को लगना देर से। फिर भी जो लगा, फिर भी क्या वहाँ कैसे सुधारने का कोशिश किया। लेकिन जो निवेश हो रहा था क्या था? विदेश स्तर पे हो रहा था। और निवेश को करता था क्या? मोटिव क्या होता है? अधिक से अधिक पैसा कमाने का होता है। लेकिन इससे क्या हुआ? वहाँ के आम किसानों, आम मजदूरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब क्या देखिए, कब बोल रहा है चलिए, हाँ, मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त ना थे, ना ही क्या बोल रहा है? मतलब कार्ल मार्क्स लिखा है
कार्ल मार्क्स के शब्द ये मजदूरों के पास खोने के लिए अपने जंजीरों की छोड़कर कुछ भी नहीं है, उनके शब्द इसे लगते। देखिए मतलब जो कार्ल मार्क्स मतलब एक मार्क्सवाद के बहुत बड़ा जनक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो मजदूर है उनके पास खोने के लिए कुछ है ना, जंजीर है। अगर जंजीर मतलब गुलामी है, अगर गुलामी छूट जाए तो क्या अच्छा बात है ना, तो मतलब उनके पास खोने का कुछ नहीं था। अब बोल रहा है जारों की रूसी राजसत्ता पर आधुनिक युग की आवश्यकताओं के एकदम मेल नहीं खाती थी। जिस जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में क्रांति हुई थी, वह समय भी राजाओं के देवी अधिकारों पर विश्वास करता था। निरंकुश तंत्र की रक्षा को वह अपना परम कर्तव्य मानता था। जार समर्थक केवल कुलीन वर्ग और पुरोहित के ऊपरी दर्जे के लोग थे। विशाल रूसी साम्राज्य जनसंख्या का शेष भाग उसका विरोधी था। जारों ने नौकरशाहों को जो ढांचा खड़ा किया था, उसमें सारे अधिकार रूप ऊपर के लोगों के हाथ में था, और ये वह नौकरशाही लचकीली और कुशल ना थी। इसके सदस्य किसी भी योग्यता के बल पर नहीं बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के चुने गए थे। मतलब क्या बोल रहा है कि जो जार निकोलस टू जिसे काल में क्या हुआ, मतलब रूस की क्रांति हुआ, वह क्या था, निरंकुश था। या निरंकुश मतलब उसके अधिकार पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, ठीक है। इसके अलावा वो विश्वास करता था कि राजा को अधिकार कहाँ से मिला है, देवी अधिकार है, मतलब ऊपर वाला उसको अधिकार दिया और वह हम पे शोषण करेगा। इसके अलावा अधिकांश जो शासन होता था और नौकरशाह के द्वारा होता था, इनके पास बहुत सारा विशेषाधिकार था। इनका चुनाव मेरिट के बल पे नहीं हुआ था, इनको राजा के द्वारा चुन लिया गया था, जो राजा के वफादार थे। आगे देखिए बोल रहा है यूरोप और एशिया के विभिन्न जातियों को पराजित, देख लीजिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रूस और एशिया के विभिन्न जातियों को पराजित करके रूसी अपने विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। इन जीते हुए क्षेत्रों में उन्होंने रूसी भाषा ला दी और इन क्षेत्रों की जनता को संस्कृति को बहुत कम करने की कोशिश की। रूस के साम्राज्यवादी प्रसार उन्हें टकरावों को भी उलझाया और फलस्वरूप होने वाले युद्धों ने रूसी राजसत्ता के खोखलेपन को उजागर किया। मतलब कि जो रूस था, ठीक है, वह क्या था, एक रूस एक एम्पायर था, ठीक है। उसने नए नए क्षेत्रों को जीता और जीतने के बाद क्या क्या वहाँ अपने संस्कृति यानी अपनी भाषा को प्रसार किया। जैसे एक 1831 का एक घटना है, ठीक है, जिसमें होता है क्या है कि रूस पोलैंड पे आक्रमण करता है और पोलैंड को जीत लेता है और वहाँ से पोलैंड का जो भाषा था पोलिश को वहाँ से हटा देता है और अपना भाषा रशियन को इम्पोज करता है। क्यों? ताकि अपना संस्कृति यहाँ प्रबोध की ओर रहे, इसके लिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रूस में क्रांति आंदोलन का विकास। 19वीं सदी के पहले रूस में अनेक किसान विद्रोह हुए, मगर ये सभी कुचल दिए गए। पश्चिमी यूरोप में हो रहे परिवर्तनों से अनेक रूसी विचारक प्रभावित थे और वे रूस में भी वैसे परिवर्तन होते देखना चाहते थे। उनके प्रयासों के कृषि दास प्रथम उन्मूलन बहुत सहायता की, मगर यह विजय खोखली सिद्ध हुई। एक संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार की दिशा में कर्मी परिवर्तनों की आशाएं जल्द ही टूटकर बिखर गई थी और लगता था कि कर्मी सुधार में सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। रूस में जो परिस्थिति थी उनमें एक संयंत्र लोकतांत्रिक सुधार का भी क्रांतिकारी बनना अपरिहार्य था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में एक आंदोलन चला जिसका नारा था जनता के बीच जाओ। देखो क्या बोला, खबर है, जनता के बीच जाओ। इस आंदोलन के दौरान बुद्धिजीवी लोग किसानों के बीच अपने विचारों को प्रचार करने लगे थे। मतलब जो रूस था, ठीक है, जब रूस में क्रांति हो रहा था तो क्रांति से बहुत सारे जो फिलोसफर थे वे प्रभावित थे। उनका मानना था कि जल्द ही रूस में परिवर्तन होना चाहिए और जो एक राजतंत्र है, राजतंत्र को हटाकर एक लोकतंत्र जैसा सरकार गठन होना चाहिए जो किसानों मजदूरों की बात सुने। इसी बीच एक नारा दिया गया, जनता के बीच जाओ, जनता के बीच जाओ और जनता को अपने एकजुट करो और आंदोलन करो। अब बोल रहा है औद्योगिकरण के आरंभ के बाद मजदूरों के संगठन बने पर उनमें समाजवादी विचारों को प्रभाव था। 1883 में के कार्ल मार्क्स एक अनुयायी का लिखल है जियोजी प्लेखनोव ने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी, याद कीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कार्ल मार्क्स के एक प्रभावित व्यक्ति थे, ठीक है, उनका इसी बोल सकते हैं, क्या नाम था, पियाजी प्लेखनोव ने। उसने क्या किया, उसने एक रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। यह पार्टी 1898 में दूसरे अनेक समाजवादी गुटों से मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी बन गई थी। मगर संगठन और नीतियों के सवाल पर जल्द ही पार्टी दो टुकड़ों में बढ़ गई, जो एक बार अल्पमत था, ठीक है, कारण इसे मेंशेवी कहा जाता है। इस प्रकार की पार्टी के पक्ष में जैसे फ्रांस की जर्मनी में थी और जो अपने देश में संसद चुनाव में भाग लेती थी। देखिए क्या बोल रहा है,
1898 में एक समाजवादी गुट से क्या हुआ, पार्टी टूटा, ठीक है, और उससे बना एक मेंशेविक, एक बना बोल्शेविक। मेंशेविक मतलब जो कम है और बोल्शेविक जो ज़्यादा है। और ये पार्टी बोले इस प्रकार पार्टी के पास में जैसी फ्रांस और जर्मनी में थी, वो अपने देश की संसद के चुनाव में भाग लेती थी, मगर बहुमत वाला भाग तो बोल्शेविक कहलाता था। इस मत का था कि एक ऐसे देश में कोई लोकतांत्रिक अधिकार ना हो, जहाँ कोई संसद ना हो, संसदीय सिद्धांत पर आधारित कोई पार्टी कोई परिवर्तन ला सकने में सामर्थ्य नहीं होगी। वे ऐसे लोगों की पार्टी चाहते थे जो पार्टी के अनुशासन से बनकर क्रांति काम करें। बोल्शेविक के नेता बता याद कीजिएगा, उनका नाम क्या था, ये देखिए दिया गया है उल्टा, लेकिन इसका नाम नेता कौन था, लेनिन था, जिन्हें आमतौर पर देखिए बोला गया लेनिन के नाम से जाना जाता है। उन्हें मार्क्स और एंगल्स के बाद है ना बाद समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में गिना जाता है। क्रांति के एक साधन के रूप में बोल्शेविक पार्टी गठित करने के काम में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनका नाम 1917 की रूसी क्रांति के एकाकर हो चुका था। प्लेखनोव और लेनिन समेत सभी रूसी समाजवादियों की प्रमुख भूमिका रही। मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टियां जो औद्योगिक मजदूरों की राजनीतिक पार्टियां थी के अलावा एक समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी भी थी जो किसानों की मांग उठाती थी। इसके अलावा रूसी साम्राज्य की गैर रूसी जातियों की पार्टियां भी थी जो औपनिवेशिक दमन से अपने अपने क्षेत्र में मुक्ति के लिए प्रयास थी। तो क्या बोल रहा है, जब 1905 में एक क्रांति फूटी तब रूस में क्रांति का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। 1904 में रूस और जापान के बीच युद्ध में क्या बोल रहा है, 1904 में रूस और जापान के बीच युद्ध में रूसी फौजों में मुंह की खानी पड़ी। रूस के क्रांतिकारी आंदोलन इससे और भी बल मिला। 9 जनवरी 1905 को जब मजदूर और अपने बीवी बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जुलूस में जार को एक प्रार्थना पत्र देने और उसके सेंट पीटर्सबर्ग स्थित शिशिर प्रसाद जा रहे थे, तब उन पर गोली बरसाई गई। 1000 से अधिक मजदूर मारे गए और हजारों अन्य घायल हुए। इस दिन खूनी रविवार जाना जाता है। इस नरसंहार की खबर फैलने पर पूरे रूस में अभूतपूर्व उथल पुथल आरंभ हो चुकी थी। सेना और नौसेना के कुछ भागों में विद्रोह कर दिया था। जंगी जहाज पोटिनकिन ने नाविक भी क्रांतिकारियों से आ मिले। इस क्रांति के दौरान संगठन का नया रूप उभरा जो 1917 क्रांति में निर्णायक महत्व वाला सिद्ध हुआ। इस संगठन को सोवियत अर्थात मजदूरों के प्रतिनिधित्व को परिषद कहा जाता है। आरंभ में यह हड़ताल चलाने वाली कमेटियाँ भी थी जो आगे चलकर राजनीतिक सत्ता के साधन बन गई। किसानों को सोवियत बनी। मतलब 1905 में क्या हुआ, एक क्रांति हुआ, ठीक है, जिसे खूनी रविवार भी कहा जाता है, जिसमें कुछ लोगों का खून बहा था और उस दिन रविवार था, ऐसे इसको बोला गया खूनी रविवार। जो क्रांति का शुरुआत हो चुका था किसके विरुद्ध, जार निकोलस के। अक्टूबर में जार को झुकना पड़ा और उसने अपना एक देखिए घोषणा पत्र सामने रखा जिसमें भाषण, प्रेस, संगठन की स्वतंत्रता दी गई। ड्यूमा नाम की एक निर्वाचित संस्था को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जार के इस घोषणा पत्र में ऐसे सिद्धांत शामिल थे जो रूस को भी इंग्लैंड की तरह एक संवैधानिक राष्ट्र बना सकते थे, मगर जार को जल्द ही वादों से मुकर कर अपने पुराने दरे पर आ गया। अब कर्मिक सुधारों की आशा न रही। 1905 की रूसी क्रांति 1917 में होने वाली क्रांति का पूर्वाभास सिद्ध हुई। उसने जनता को जागरूक बनाकर क्रांति के लिए तैयार किया। इसके कारण फौजी तथा गैर रूसी जातियों के लोग रूसी क्रांतिकारियों के घनिष्ठ संपर्क में आए। कुस्तुनिया और दार्दानेल्स जलडमरूम पर कब्जा करने की अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए जार ने रूस को प्रथम विश्व में झोंक दिया। यह उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। रूसी निरंकुश तंत्र का अंत इसके कारण हो सका। जार की राजसत्ता कोई आधुनिक युद्ध चला सकने में असमर्थ थी। राज परिवार के नैतिक पतन ने हालत को और बिगाड़ दिया। निकोलस द्वितीय पूरी तरह से अपनी पत्नी के दबाव में था। वह स्वयं एक ढोंगी साधु राजपुतिन के कहने पर चलती थी। एक तरह से सरकार यही व्यक्ति चलाता था। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार जनता की ओर कष्ट दिए। भोजन कमी पड़ गई थी। रूसी सेना बुरी तरह से हार हुई। मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की दशा पर सरकार एकदम ध्यान न था। फरवरी 1917 तक युद्ध के 6 लाख सैनिक मारे चुके थे। पूरे साम्राज्य में और सेना में असंतोष फैल रहा था। क्रांति के लिए स्थिति परिपक्व थी। एक सफल क्रांति के बुनियादी नियम सामने रखते हुए लेनिन इसकी 2 शर्तें बतलाई। जनता पूरी तरह से समझे कि क्रांति आवश्यक है और उसके लिए बलिदान देने से तैयार हो। दूसरा, मौजूदा सरकार संकट की ग्रस्त हो चुकी है, उसे बलपूर्वक हटा सकना संभव है। 1917 के रूस की ऐसी स्थिति निश्चित हो आ चुकी थी। क्रांति का आरंभ। छोटी छोटी घटनाएं अक्सर ही क्रांति भड़का देती है। रूसी क्रांति की शुरुआत के लिए ऐसी ही छोटी घटना थी। रोटी खरीदने के प्रयास पर मजदूरों की औरतों का प्रदर्शन। फिर मजदूरों की एक आम हड़ताल हुई जिसमें सैनिक
क्या बोल रहा है, सैनिक और अन्य लोगों भी शामिल थे। 12 मार्च 1917 में की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग अर्थात इसका नाम पेट्रोग्राड पड़ा था, जिसका नाम लेनिनग्राड पड़ा था। सोवियत संघ के पतन के बाद पुनः इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। क्रांतिकारियों के हाथों में आ गई। क्रांतिकारियों ने जल्द ही मॉस्को पर कब्जा कर लिया। जार शासन छोड़कर भाग गया। 15 मार्च को पहली अस्थायी सरकार बनी। जार के प्रति रूसी जनता के नफरत को भाव को अभिव्यक्त करते हुए उसके पतन पर प्रसिद्ध कवि मायाकोव्स्की ने लिखा, दांतों से चबाए हुए चुरुट के सिरे की तरह हमने उसके राजवंश को थूक कर फेंक दिया। वाह क्या बात बोला। जार के पतन की इस घटना को फरवरी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 27 फरवरी 1917 को घटित हुई थी, मगर जार का पतन क्रांति के आरंभ मात्र था। जनता की सबसे महत्वपूर्ण 4 मांगे थी: शांति, जमीन मालिकत, जोतने वाले को, कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता पर दर्जा। अस्थायी सरकार का प्रधान केरेंस्की नामक एक व्यक्ति था। वह इनमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं कर सका और सरकार जनता का समर्थन खो बैठी। लेनिन फरवरी क्रांति के समय स्विट्जरलैंड में निर्वासन का जीवन बिता रहा था। वह अप्रैल में रूस लौट आए। उनके नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करने किसानों और जमीन देने और सारे अधिकार सोवियत को देने से स्पष्ट नीतियों को सामने रखा। गैर रूसी जातियों के सवाल पर केवल बोल्शेविक पार्टी ही ऐसी थी जिनके पास एक स्पष्ट नीति थी। लेनिन ने कभी रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था। वह घोषणा की थी कि सभी गैर रूसी जनगणों को समान अधिकार दिए बिना कभी भी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने रूसी साम्राज्य के जनगणों समेत सभी जनगणों के आत्मनिर्भर के अधिकार घोषणा की। केरेंस्की सरकार की अलोकप्रियता के कारण 7 नवंबर 1917 को उसका पतन उस समय हो गया जबकि उसके मुख्यालय विंटर पैलेस पर नाविकों के एक दल ने कब्जा कर लिया। 1905 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लियोन ट्रॉट्स्की मई 1917 में रूस लौट आए। पेट्रोग्राड सोवियत के प्रमुख रूप में नवंबर के विद्रोह के रूप में प्रमुख नेता थे। उसी दिन सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई। उसने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। 7 नवंबर को होने वाले इस घटना को अक्सर क्रांति कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। दूसरे दिन सोवियत की कांग्रेस ने सभी जनगणों तथा युद्धरत राष्ट्रों के नाम पर एक घोषणा जारी की। वे कब्जों और हर्जानों की मांग के बिना एक न्यायपूर्ण शांति के लिए वार्ता चलाए। फिर रूस युद्ध से अलग हो गया। हालांकि जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कुछ समय बाद हुए शांति की कीमत के रूप में जर्मनी द्वारा मांगे गए इलाके उसे सौंपने पड़े। जमीन संबंधी घोषणा के बाद भूस्वामियों, चर्च और जार की जागीरें जब्त करके किसानों की समितियों के हवाले कर दी गई। वे उस जमीन को बिना मजदूर रखे अपने मेहनत से जोतने वाले किसानों परिवार के बीच आवंटित करें। उद्योगों को नियंत्रण मजदूरों की सौंप कमेटियों के हवाले कर दिया। 1918 में मध्य तक बैंक और बीमा कंपनी बड़े उद्योगों, खदानों, जल यातायात और रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। विदेशी कर्जे रद्द कर दिए गए। विदेशी पूंजी जब्त कर ली गई। जनगण के अधिकारों संबंधी घोषणा जारी करके सभी जातियों को आत्मनिर्भर का अधिकार दे दिया गया। लेनिन के नेतृत्व में जन कमिश्नर परिषद के नाम से एक नई सरकार गठन किया गया। नई सरकार इन कार्यों को समाजवाद के रूप में आरंभ के रूस स्वागत किया। अक्टूबर क्रांति लगभग पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। क्रांति के दिन पेट्रोग्राड में 2 व्यक्ति मारे गए, मगर यह नए राज्य जल्द ही गृह युद्ध में फंस गया। सत्तायुक्त जार की सेना ने कुछ अधिकारों से सोवियत राजसत्ता के खिलाफ षड्यंत्र विद्रोह छेड़ दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका, अन्य देशों की सेनाएं भी उसके पक्ष में आ गई। यह युद्ध 1920 तक चला। इस समय तक नए राज्य की लाल सेना मतलब रेड आर्मी जार के पुराने साम्राज्य के लगभग सभी भागों पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। यह लाल सेना बुरी तरह से साधनहीन थी। इसमें अधिकांश मजदूर किसान थे। फिर भी उसने अपने बेहतर साथियों से लेस और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त सेनाओं को विजय पाई, जिस तरह अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों में नागरिकों की सेनाओं ने विजय प्राप्त की। 7 नवंबर 1917 को विंटर पैलेस पर धावा। क्रांति के नतीजे: स्वेच्छावादी शासन का खात्मा और अभिजात वर्ग के चर्च की शक्ति का अंत क्रांति की आरंभिक उपलब्धि थी। इस क्रांति के बाद जार का साम्राज्य नए राज्य में रूपांतरित हो गया। यह नया राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ अथवा संक्षेप में सोवियत संघ कहलाया। इस नए राज्य का निर्धारित नीतियों मकसद पुराने समाजवादी आदर्शों को प्राप्त करना था, जिसका अर्थ यह था कि हर व्यक्ति उसकी क्षमता के अनुसार काम किया जाए, काम के मुताबिक उसे पारिश्रमिक दिया जाए। अब निजी संपत्ति उत्पादन का साधन नहीं रह गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया था। उत्पादन प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा को भी खत्म कर दिया गया था। जबरदस्त सामाजिक असमानताओं को उन्मूलन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के
तेज विकास को ध्यान में रखकर राज्य ने आर्थिक नियोजन का रास्ता अपनाया। हर मनुष्य के काम करना जरूरी है, क्योंकि जीविका निर्वाह के लिए बिना कमाई के पैसे स्रोत किसी भी पास नहीं रह गया है। काम का अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया। रोजगार दिलाने राज्य का कर्तव्य बन गया। सारी जनता शिक्षित करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी गई। पहले 1924 फिर उसके बाद 1936 में जो संविधान तैयार किया गया उसमें संविधान से सोवियत संघ के सभी राष्ट्रों को बराबरी दर्जा दिया गया। विभिन्न राष्ट्रों को जो गणराज्य बने अपनी भाषा और संस्कृति विकास के संविधान में उनको पूरी स्वायत्तता प्रदान की गई। सोवियत संघ के एशियाई गणराज्यों के लिए विकास अधिक महत्व के लिए थे। इसीलिए यूरोपीय हिस्से में स्थित गणराज्यों की तुलना में एशियाई गणराज्य काफ़ी पिछड़े हुए थे। क्रांति कुछ सालों बाद सोवियत संघ विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। वहाँ जिस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक ढांचे की रचना हुई उसको बहुत खाकर शब्द किया कि यह नई सभ्यता की शुरुआत है। वहीं कुछ अन्य लोगों ने इस व्यवस्था की निंदा की। इस क्रांति लगभग 70 सालों बाद वह व्यवस्था बिखर गई। 1991 में राज्य के रूप में सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस अध्याय में दिए गए नक्शे में उन 15 गणराज्यों को दर्शाया गया जिनको मिलाकर 1991 में पहले में सोवियत संघ बना था। अगले 2 अध्यायों में सोवियत संघ के कुछ और प्रमुख परिवर्तनों के बारे में आप पढ़ेंगे और अपने उस उदय काल में लेकर पतन के समय तक विवाद की गतिविधियों में इन परिवर्तनों को जो भूमिका रही उनके भी चर्चा इन अध्यायों में की जाएगी। जहाँ तक विश्व के इसके प्रभाव का सवाल है, इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी बहुत थोड़ी घटनाएं हैं जिनसे इस क्रांति की तुलना की जा सकती है। समाजवादी आंदोलन जिन समाजवादी विचारों को वकालत करता जा रहा है, रूसी क्रांति जिनका अपनाया उनके बारे में ऐसा माना गया है कि वह सारे विश्व के चरितार्थ हो सकते हैं। रूसी क्रांति इतिहास की पहली सफल क्रांति थी जिसने घोषणा की थी कि उनका लक्ष्य समाजवादी समाज की रचना करना था। इसके चलते विश्व के नक्शे में बहुत बड़े भाग पर नए राज्य गठन हुआ, इसलिए बाकी दुनिया में इसका असर ना हो ऐसा संभव न था। सोवियत क्रांति तत्काल अब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल गठन हुआ। इसको तीसरा इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय समाजवादी आंदोलन फूट पड़ गई थी। कई समाजवादियों कि वामपंथी तबकों ने अब आपस में संगठित होकर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और अपने को कॉमेंटर के संबंध कर दिया। अन्य देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां गठित की गई। इस गठन में अक्सर कॉमेंटर का सहयोग था, समर्थन रहता था। इस प्रकार संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। यह संगठन सारी कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए नीति तय करता था। ये पार्टियों और उनके मुताबिक कार्य करती थी। अब बड़ा विचारधारा के रूप में सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवादी विचारों और आंदोलन का प्रसार काफ़ी बड़े पैमाने पर सामने आया। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि इसका श्रेय बहुत हद तक रूसी क्रांति को जाता है। समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता और सोवियत संघ की अनेक उपलब्धियों के चलते जनवाद को फिर से परिभाषित करना पड़ा। अधिकांश लोगों के समाजवाद के विश्वास नहीं था, लेकिन वे यह मानने लगे कि जनवाद को यथार्थ रूप प्रदान करने के लिए बिना आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं है। आर्थिक और सामाजिक मामलों में पूंजीपतियों के लिए भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जनता की हालत सुधारने के लिए अर्थव्यवस्था के नियमन और नियोजन राज्य की भूमिका के विचार में मान्यता मिल गई है। रूसी क्रांति समाजवादी आंदोलन के कारण बाइबल की यह विचार भी फिर भी जीवित हो उठा। इस व्यापक रूप से मान्यता मिली कि जो काम नहीं करता वह खाएगा नहीं। इस श्रम का गौरव प्राप्त हुआ। नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसे कम करने के समाजवादी आंदोलन की मदद मिली। विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की सोवियत संघ की विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को अगवा मानती थी। कॉमिंटर्न की नीतियों के तय करने में सोवियत संघ का महत्वपूर्ण भूमिका थी। आमतौर पर लोगों को मानना था कि सोवियत संघ अक्सर कॉमिंटर्न का अपना उद्देश्य पूरा करने के हथियार रूप में इस्तेमाल करता है। बहरहाल रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण नतीजे पर निगाह डालने पर हमें पाते हैं कि इसका प्रेरणा से अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां गठित की गई, जिसका मकसद क्रांति करना और एक समान नीति पर चलते हुए अपना काम करना। कॉमिंटर्न के गठन के समाजवादी आंदोलन तो 2 हिस्सों में बंट गया, समाजवादी और साम्यवादी। किस तरीके से समाजवाद कायम किया जा सके, और यहाँ तक समाजवाद की अवधारणा को लेकर इनमें काफ़ी मतभेद थे। इन मतभेदों के बावजूद अपने उद्देश्य के कुछ दशकों के बाद समाजवाद एक व्यापक स्वीकृति समाजवादी विचारों से प्रसार अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। कम से कम सिद्धांत के स्तर पर सभी राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि दूसरे राष्ट्रों के साथ उनके संबंध मात्र स्वार्थ पर आधारित नहीं होने चाहिए। अनेक समस्याओं पर अब तक राष्ट्रीय समस्या माना जाता है। अब उन्हें पूरी दुनिया में चिंता की विषय समझा जाने लगा। सार्वभौमिकतावाद और अंतर्राष्ट्र के आरंभ से ही समाजवादी विचारधारा को मूल सिद्धांत में रहे, पूरी तरह से समाजवाद के विरोधी थे। रूसी क्रांति ने समाजवाद के विनाश की प्रक्रिया में तेज किया। मार्क्स के अनुसार किसी भी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाने तथा
बनाने वाला राष्ट्र समय कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता था। पूरी दुनिया में साम्राज्यवादियों ने साम्राज्यवाद के विनाश के लिए अभियान चलाए। नए सोवियत राज्य में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की संघर्ष कर रही औपनिवेशिक जनता का मित्र समझा जाने लगा। क्रांति के बाद रूस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था जिसने विदेशी शासन के सभी राष्ट्रों को स्वाधीनता के उद्देश्य को खोलकर समर्थन किया। क्रांति के फौरन सोवियत संघ ने उन आसमान संधियों को रद्द कर दिया जो जार ने चीन पर लाद रखी थी। चीन के एकीकरण के संघर्ष में उसने सुन्यात सेन की तरह की मदद की। रूसी क्रांति स्वाधीनता के आंदोलन में प्रभावित किया और इस प्रभाव के कारण इस आंदोलन को अपने लक्ष्य को और व्यापक बनाकर उसमें योजना बाधित आर्थिक विकास के द्वारा सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का सिद्धांत भी शामिल कर लिया। अपनी आत्मकथा में रूसी क्रांति के बारे में लिखते हुए नेहरू जी कहा है, इसने मुझे राजनीति के बारे में अधिक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य किया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं।